अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नेशन वॉइस के साथ मैं हूं अक्सा खालिद। नाजरीन, हम हमेशा से बात करते हैं तमाम सूबों की पाकिस्तान के, लेकिन जब बात आती है बलूचिस्तान की तो हमेशा बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है, हमेशा उस सूबे को नज़रअंदाज किया जाता है। वहाँ की लोगों की ख्वाहिशें, उनके जो मुतालबात हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब उन पर बात आती है तो वो बात नज़रअंदाज की जाती है हमेशा से ही। लेकिन आज हम अपनी आवाम के उन तमाम सवालों को उठाएंगे जो मसले मसाइल उनको दरपेश हैं और वो चाहते हैं कि वो फुलफिल किए जाएं हुकूमत की जानिब से, और गुज़िश्ता हुकूमतें जो करती आई हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया गया है इस हुकूमत की जानिब से। इन सब बातों पर हम करेंगे तफसीली तबसरा। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सरदार जलील मोहम्मद हमदानी साहब, सरबराह सूबा कंप्लेन सेल पैमरा बलूचिस्तान। सरदार साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे प्रोग्राम में आए। ज़िला चावी से बात को स्टार्ट करेंगे कि वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और आज तक वहाँ के लोग जो है वो मुतासरीन में शामिल है। तो गुज़िश्ता हुकूमतों जब गुज़िश्ता हुकूमतें आई थी तो तब भी वो मुतासरीन में शामिल थे, और आज तक अगर हम बात करें तो वो मुतासरीन में ही शामिल है। तो उन लोगों के लिए क्या इक़दाम आप लोगों ने उठाए हैं? क्या हम एक्सपेक्टेशंस जो लोगों ने लगाई थी, क्या आपने उनको ओवरकम किया है? आपकी मशकूर हूँ कि आपने अपने स्टूडियो पे मुझे बुलाया और यहाँ पे बलूचिस्तान के जो मसाइल है उनके मुतालिक हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, चागी जहाँ पे एटमी धमाका हुआ था, चागी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, चागी मेरा घर है, और वहाँ पे तकरीबन मैं कहता हूँ कि 42 अक़वाम का हमा जगह है, मस्कन है। वहाँ पे लोग सदियों से हज़ारों सालों से वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब जिस तरीके से इंडिया ने एटमी धमाका किया, पूरे मुल्क की नज़र जो था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे था, हमारे साइंसदानों पे था, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ था। चूँकि हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह का कोई महफूज आजमाइशगाह कहीं भी नज़र नहीं आया और उसने चागी का इंतखाब किया, और चागी के लोगों ने बखुशी इस आजमाइश के लिए अपनी जान ख़तरों में डालकर बखुशी पाकिस्तान की इस तजुर्बे को कबूल किया। लेकिन एटमी धमाके के बाद चूँकि लोगों को एक बहुत बड़ा उम्मीद था कि यहाँ पे एटमी धमाका हुआ है, यहाँ पे हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनेगा, यहाँ पे हमारे लिए कॉलेजेस बनेंगे, यहाँ पे हमारे लिए एयर सेंटर बनेगा। लेकिन हुकूमती आते गए, नवाज शरीफ कई मरतबा आ गया, आसिफ अली जरदारी कई मरतबा आ गया, बेनज़ीर भुट्टो भी आ गया, और उसके अलावा बहुत से गवर्नमेंट यहाँ पे आते गए। लेकिन चागी की मजलूम अवाम के लिए तो मैं कहता हूँ किसी ने कोई खातिर खा। देखें सरदार साहब, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे यही है ना कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, चागी के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी आप लोगों से, पीटीआई से। उन्होंने कहा था कि जब हुकूमत आएगी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लोग लगा कर बैठे हुए थे। तो क्या आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने ओवरकम किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि आप लोगों ने वो तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस उनको प्रोवाइड किए हैं, वहाँ सड़कें बनाई हैं, उनको किसी तरह से भी रिलीफ फराहम किया है या नहीं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि बदनसीबी ये है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई और यहाँ पे बलूचिस्तान में हमारा पीटीआई का गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, बल्कि वहाँ पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी का गवर्नमेंट वहाँ पे है। लेकिन जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड के मुताबिक बलूचिस्तान को जो फंड मिल रहे थे, इमरान खान साहब का मैं मशकूर हूँ, पीटीआई के मशकूर हूँ कि एनएफसी अवार्ड को उसने जारी रखा, और जिस तरीके से एनएफसी में फंड्स वगैरह तकसीम किया गया था बलूचिस्तान को मिल रहा है। और बहुत एनएफसी की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मुझे आप ये बताना पसंद करेंगे या हमारे से शेयर करेंगे कि एनएफसी अवार्ड के आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है कोयटा के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, चाकी के लोगों को, ओवरऑल
प्रोविंस को, बलूचिस्तान के क्या फ़ायदा हुआ है इस NFC के अवार्ड को? इसको इख्तियार, इसकी शक्ल तो इख्तियार की गई है और इसको लेकर चल भी रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई फ़ायदा जो है वो आते हुए और दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, अभी मैं आपको ये बता दूं ना कि चागी जो है इस टाइम उसकी एक ख़ास अहमियत है, उसकी एक ख़ास हैसियत है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे अज़ला के जो बलूचिस्तान में बहुत से अज़ला है, उसमें दही इलाके भी है, शहरी इलाके भी है, साहिली इलाके भी है, जिस तरीके से उन अज़ला को जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जिस तरीके से उनको फंड दिया जाता है, उसी तरीके से चागी को दिया जा रहा है। लेकिन मैं अपने लीडर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मेरा गुजारिश है कि वो चागी की तरफ खुसूसी तवज्जो दे, और चागी चूँकि इसका बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा रकबा है, और यहाँ पे लोग जो है बहुत तकरीबन सैकड़ों मील दूर छोटे छोटे आबादी है, छोटे छोटे कस्बे है, छोटे छोटे शहर है, फिर लोग पहाड़ों में भी रहते हैं, रेगिस्तान में भी रहते हैं, साहिली इलाकों में भी रहते हैं। मतलब आप यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत से अभी भी हम एक्सपेक्टेशंस लगाएं? यहाँ 2 साल गुजर चुके हैं और अभी भी हम उनको मुतासरीन में ही देख रहे हैं, चागी के लोगों को, तो अभी भी आप जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं और मजीद उम्मीद पे ही हम रहेंगे। ठीक है, आपका ये जवाब हमारे पास आ गया। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि गवादर पोर्ट, जिसे बलूचिस्तान की बुनियाद कहा जाता है और कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट होगी बलूचिस्तान में, बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट होगी और पाकिस्तान भी जो है इससे अंडर डेवलप से डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, तो इसका किस तरह से, मुझे तो कोई जो है वो फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा बलूचिस्तान के लोगों को। यहाँ पर इंपोर्ट अगर स्टार्ट हो जाती है तो क्या, किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को इसका फायदा होगा? अक्सर बीवी मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से गवादर बन रहा है, वहाँ पे जिस तरीके से चाइनीज़ वहाँ पे आके आबाद हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्वादर के लोग, मैं वहाँ पे खुद ही गया हूँ, वहाँ पे मैंने विज़िट किया है। ग्वादर के जो लोग हैं, एक टैंकर पानी 17,000 रुपये में अभी भी वहाँ पे नहीं मिल रहा है। लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, लोगों को वहाँ पे हेल्थ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अभी इस गवर्नमेंट के जोली में हम नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे पहले कौम परस्त जमायतें भी आते गए, मुस्लिम लीग नून भी आता गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आता गया, यहाँ पे उनके वज़ीर आला बने, मरकज़ में भी हम हमेशा से यही देखते हैं कि कसूरवार गुज़िश्ता जो गुजरी हुई हुकूमतें होती हैं हम उनको ठहरा देते हैं। कोई भी हुकूमत इस चीज़ को, इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेती और इस चीज़ का हाथ नहीं थामती कि जी हाँ हम करेंगे या हमने इन चीज़ों को ओवरकम किया है। हमेशा यही कह दिया जाता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, तमाम गलतियाँ गुज़िश्ता हुकूमतों की। तो इसमें जो अवाम पिस रही है उनके गिले शिकवे जायज़ हैं और उनको ओवरकम आप लोग कैसे करेंगे? क्योंकि बाद हुकूमत आती है चली जाती है, लेकिन जो लोग होते हैं वो हमेशा मुतासिर ही होते हैं, ना उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। बलूचिस्तान से जब भी हमें खबर आती है तो वो किसी धमाके की आती है या फिर खुदकुश हमले की आती है, दहशत गर्दी की आती है। कभी भी हम बलूचिस्तान की जानिब से कोई ऐसी खबर नहीं सुनते जिसको देख के हमें भी खुशी महसूस हो कि जी हाँ पाकिस्तान का ये सूबा भी तरक्की कर रहा है। तो हम किस तरह से जो है वहाँ के लोग एक्सपेक्टेशंस लगाएं मज़ीद? अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट, मेरे और आपकी गवर्नमेंट, अवामी गवर्नमेंट, PTI की गवर्नमेंट, ये चूँकि बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण था, एक उम्मीद की किरण है और एक उम्मीद की किरण रहेगा। अभी चूँकि खान साहब कुछ करना चाहता था और ये बात बलूचिस्तान के लोगों ने गुजार भी करवाया, उसके बीच में आ गया कोरोना, और कोरोना की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट और बहुत से जो उसे खाका बनाया था और वो भी फ्रीज हो गए, वो भी सख्तखाने में चले गए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब से PTI की गवर्नमेंट आ गई, अल्लाह के फजल करम से बहुत से कुछ इस तरह के लोग थे जो अगवा हो गए थे, जो गायब थे, वो वापस अपने घरों में पहुँचे। लेकिन उनके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम बलूचिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है। हमारे पास एक बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान का है, दूसरी बॉर्डर जो है ईरान का है, और यहाँ पे जो जिस टाइम अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पे आए थे, जिनको यहाँ पे चागी में बसाया गया था, बलूचिस्तान में बसाया गया था, और जो खुदकुश धमाके हो रहे हैं, जो सुसाइड बमिंग हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो लोग थे, जो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग थे, मेहमान नवाज भी थे, हमसाए के ऊपर ये एक दूसरे के कहीं
अफराद कुर्बान भी कर चुके और कुर्बान भी करते थे, लेकिन यहाँ पे जब तक रिफ्यूजी गैर मुल्की यहाँ पे मौजूद है तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में अमन व अमान शायद कभी भी नहीं। सरदार साहब, आपने यहाँ पर बात की है कि कुछ प्री प्लानिंग की गई थी हुकूमत की जानिब से और कुछ मैपिंग दी गई थी, कुछ प्रोसेस में आई थी चीज़ें, लेकिन कोविड-19 का शिकार हो गई, वो पैराडामिक सिचुएशन का शिकार हो गई, कोरोना का शिकार हो गई, यानी कि हमारे प्लान्स भी जो है वो आइसोलेट हो चुके हैं एक तरह से। तो इन इम्पैक्ट्स के बाद क्या हम बलूचिस्तान जो है वो ऑलरेडी हमेशा से हम उसको मंफी असरात का शिकार होते हुए देखते हैं, तो किस तरह से अब हम इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे? क्योंकि यहाँ बात फिर आवाम की आ जाती है, क्योंकि एक आम शख्स को ये लेना देना नहीं है कि कोविड-19 के इम्पैक्ट्स किस तरह से, उसको ये लेना देना है कि उसकी लाइफ, उसकी स्ट्रगल आखिर कब तक जारी रहेगी। अभी मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पंजाब में लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, यहाँ के लोग एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है, उनके पास अराजियात भी है, ज़री ज़मीन भी है, सब कुछ है। लेकिन बलूचिस्तान एक डेजर्ट एरिया है, उसमें साइली बेल्ट भी है, उसमें मादनियात भी है, लेकिन वहाँ पे जो मिडिल क्लास, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। अलबत्ता जो बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, और हमारे पंजाब के लोग, सिंध के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, यानी कि हम हमेशा से पाकिस्तान में यही देखते हैं कि एज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हमेशा से पिसते हुए आए और आज भी पिस रहे हैं। तो यानी कि सिर्फ हम डिफ्लेशन इनकी जानिब से देखेंगे और जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं और जो ऊपर को जा रहे हैं और अपर मिडिल क्लास में जा रहे हैं, तो वो इन्फ्लेट होते रहेंगे। तो ये डिफ्लेशन जो पाकिस्तान का ये डिफ्लेशन रेट है, इसे हम कैसे ख़त्म करेंगे? क्योंकि ना ही अगर हम बलूचिस्तान के सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन नहीं है वहाँ पर, लोग वहाँ से यहाँ फेडरल में आते हैं पढ़ने, अपने जो है वो ओवरकम करने के लिए, अपनी चीज़ों को और अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेटरमेंट के लिए ले जाने, और फिर यहाँ से पढ़कर वो कभी भी वापस नहीं जाते, वो बाहर जाने के। तो पाकिस्तान में वो निज़ाम कब आएगा कि लोग बाहर जाने के बजाय अपने मुल्क की कदर करेंगे, यहाँ एजुकेशन होगी, यहाँ हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और लोग यहाँ से पढ़ के अपने अपने प्रोविंस में जाके जॉब्स करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मरकज़ में लोग आते हैं, मरकज़ के होकर रह जाते हैं या यहाँ से बैरून मुल्क चले जाते हैं। अभी बलूचिस्तान में जो हमारे वज़रा है जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान के वो ख़मीर है, लेकिन जब तक किसी सूबे को आप तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे, उनके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उनको बेहतर मुस्तकबिल नहीं देंगे, तो अभी वहाँ पे आपके पास दो बॉर्डर है, एक तरफ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर है, दूसरी तरफ ईरान के बॉर्डर है। फिर अफ़गानिस्तान में पूरी दुनिया की उसमें एजेंसीज बैठे हुए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि बलूचिस्तान में अगर 4 रिफ्यूजी यहाँ पे मौजूद है और उनके तकरीबन 4000 बंदे अफ़गानिस्तान में मौजूद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले चूँकि बलूचिस्तान एक असास सूबा है, यहाँ पे बहुत सी ज़ुबानें, बहुत से नस्ल के लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर यहाँ पे बलूचिस्तान पे नज़र पूरी दुनिया की है। एक तरफ से आपका चाइना प्रोजेक्ट, आपके गोल्ड प्रोजेक्ट, साइंदा गोल्ड प्रोजेक्ट, टाइटियन और रेकोडिक वगैरह वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब वहाँ पे आप जाएंगे, साइंदा गोल्ड प्रोजेक्ट में आप देखेंगे जहाँ पे जो कई सालों से चल रहा है, वहाँ पे चंद लोगों को सहूलत दिया गया है, चंद लोगों को आउटडोर सिक्योरिटी पे रखा गया है। लेकिन वहाँ पे भी उस इलाके के लिए जो उनकी रॉयल्टी है, उनके तरक्याती कामों के मदबे वहाँ पे ज़री ज़मीनों के लिए, फिर उनके लिए वहाँ पे रोड बनाना चाहिए। यहाँ पर आप ज़री ज़मीनों की बात कर रहे हैं, तो मैं साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसा सुई गैस की हम बात करते हैं, सुई गैस बलूचिस्तान की दरियाफ्त है, लेकिन अगर हम नज़र डालें तो वो सुई गैस कभी भी बलूचिस्तान के लोगों को मुयस्सर नहीं होती। वो पूरे पाकिस्तान में एज अ बिजनेस प्रोपेगेंडा चलता है उसका, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में चलती है, लेकिन कभी भी उन लोगों को हमने वो चीज़ इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा जो कि उनकी दरियाफ्त है। तो ये कब मुमकिन होगा कि जो चीज़ जहाँ की पैदावार है या जहाँ से दरियाफ्त हुई है, एटलीस्ट उन लोगों को तो फ़ायदा पहुँचे उस चीज़ का? सबसे पहले इसकी ज़िम्मेदार हमारे साबिका गवर्नमेंट जो वफाक में थी, और जो सूबाई गवर्नमेंट उनके हिस्से थे,
वज़ीर आला अगर बनता था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स वज़ीर आला बनता था, ठीक है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स वज़ीर आला बनता था। लेकिन वहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों को आप देखेंगे वहाँ पे लकड़ी जला रहे, ठीक हो, वहाँ पे उनको सुई गैस नसीब नहीं हुआ था। और इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान के और ख़ासकर यानी बलूचिस्तान कि आज के, भी हम उम्मीद पे ही कायम हैं। और वही बात होगी कि तनकीद की जाती थी और गुज़िश्ता हुकूमतों को कसूरवार ठहरा दिया जाता था। बिल्कुल। आज की हुकूमत भी जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत को ही कसूरवार ठहरा रही है। तो जो इम्प्लीमेंटेशंस के वादे किए गए थे हमारी इस हुकूमत की जानिब से, वो भी हमें कहीं पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो आप क्या कहेंगे कि बलूचिस्तान के लोग कब खुशहाली देखेंगे और कब की वो उम्मीद लगाएं इस हुकूमत से कि हाँ जी वहाँ पर भी बेटरमेंट नज़र आएगी? अभी देखो बलूचिस्तान में जितने भी सियासी जमायतें हैं, अभी जो बलूचिस्तान में जो सियासी जमायत बन चुका है, ठीक है, तो ये नौमौलूद कोई जमायत था। ठीक हो, इसका लीडर मुझे आज तक दिखाई नहीं दे रहा है और इसके स्लोगन क्या है मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब तक इसी तरह अवाई जमायतें आते जाएंगे, यहाँ पे यही लोग जो कबायली लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उसका हिस्सा बनते जाएंगे। और वहाँ पे ज़ाहिर है वो जब पैसे खर्च करके आते हैं तो पैसे कमाने के चक्कर में आते हैं, लेकिन उनको उनके इलाकों से मोहब्बत होना चाहिए, अपने बच्चों से मोहब्बत होना चाहिए, वहाँ के गरीब और गुरबा से मोहब्बत होना चाहिए। उसके बाद तब जाके बलूचिस्तान तरक्की कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त Thank हमें you. दिया और हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर की कि हाँ जी हम उम्मीद लगा सकते हैं कुछ इस बिल्कुल। हुकूमत से भी। नाज़रीन, आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बात की बलूचिस्तान के हवाले से। तो सरदार साहब का यहाँ पर एज रहनुमा बलूचिस्तान को लीड करते हुए पीटीआई की तरफ से उनका ये कहना था कि जी हाँ हम उम्मीदें लगाएं और वहाँ के लोग जो है वो तसल्ली रखें और मज़ीद आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि वहाँ पर काम होगा। मोहब्बत करें एक दूसरे से और जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो हम देखेंगे कि क्या हुकूमत की जानिब से, इस हुकूमत की जानिब से ये तनकीद होगी अपोजिशन पर, गुज़िश्ता हुकूमतों पर कि हमसे उम्मीद लगाएं और सारे कसूर उन हुकूमतों के हैं, या फिर हम देखेंगे कि हाँ जी आने वाले वक्तों में वो वादे और वो उम्मीदें पूरी की जाएंगी जो इस हुकूमत ने हमारे साथ की है। इसी के साथ प्रोग्राम को करूँगी एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।